नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हाना। बाब 19। खबरदार, जो भी मर्द दुश्मन के हवाई जहाज़ों के अमले की मदद करेगा, चाहे बराह रास्त या बिलावास्ता, जब वो पैराशूट के जरिए नीचे उतरे या उनका जहाज हंगामी तौर पर लैंड करे और उनकी फरार में मदद दे, उन्हें छुपाए या किसी भी तरह उनकी इयानत करे, उसे मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। जो खवातीन ये मदद फराहम करेंगी, उन्हें जर्मनी के हिरासती कैंपों में भेज दिया जाएगा। शुक्र है मैं औरत हूँ, इज़ाबेल ने खुद से सरगोशी की। ये कैसे मुमकिन था कि जर्मनों को अब तक, यानी अक्टूबर 1941 में ये एहसास न हुआ हो कि फ्रांस औरतों का मुल्क बन चुका है। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, उसे अपनी आवाज में झूठी दिलेरी महसूस हुई। वो चाहती थी कि खुद को बहादुर महसूस करे, एडिथ केरल की तरह, जो अपनी जान खतरे में डालती थी, मगर यहाँ इस रेलवे स्टेशन पर जहाँ जर्मन सिपाही गश्त कर रहे थे, वो खौफजदा थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, कोई इरादा बदलने का मौका नहीं। महीनों की मंसूबाबंदी और तैयारी के बाद अब वो और 4 फिजाई अफसरन फरार के मंसूबे को आजमाने के लिए तैयार थे। अक्टूबर की उस ठंडी सुबह को उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे ही वो इस ट्रेन में सवार होती जो सेंट जॉन दे लूज जा रही थी, वो अब इज़ाबेल रोजिनियोल न रहती, वो लड़की जो अवेन्यू देला बोर्डोने में किताबों की दुकान पर काम करती थी। अब से वो जूलियट जर्वेस थी, कोड नाम नाइटिंगेल। चलो, आनोक ने इज़ाबेल का बाजू थामा और उसे वार्निंग के बोर्ड से दूर ले जाकर टिकट काउंटर की तरफ बढ़ने लगी। वो इस मंसूबे पर इतनी बार बात कर चुके थे कि इज़ाबेल को हर मरहला अजबर था। बस एक खामी थी, अब तक उनकी मैडम बाबिनो से राब्ता कायम करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही थीं। और वो एक अहम मरहला, यानी रहनुमा तलाश करना, इज़ाबेल को खुद ही मुकम्मल करना था। बाईं तरफ थोड़े से फासले पर लेफ्टिनेंट मैक्लीश इज़ाबेल के इशारे का इंतजार कर रहा था। वो किसान के लिबास में मलबूस था। अपने फरार के सामान में से उसने सिर्फ 2 बेंजीड्रीम की गोलियां और एक नन्हा सा कंपस रखा था, जो बटन जैसा था और कॉलर पर लगा था। उसे जाली कागजात दिए गए थे। अब वो एक फ्लेमिश फार्म वर्कर था। उसके पास शिनाख्ती कार्ड और वर्क परमिट था, लेकिन इज़ाबेल के वालिद उसकी सदाकत की मुकम्मल जमानत न दे सके थे। उसने अपनी फ्लाइट बूट्स के ऊपर के हिस्से काट दिए थे और मूछें साफ कर दी थीं। इज़ाबेल और आनोक ने घंटों लगाकर उसे मुनासिब रवैये की तरबियत दी थी। उन्होंने उसे ढीली जैकेट और पुराने दागदार मजदूरों वाले पतलून पहनाए थे। उन्होंने उसकी दाईं हाथ की पहली 2 उंगलियों से निकोटिन के धब्बे हटाए और उसे फ्रांसीसियों की तरह सिगरेट पीना सिखाया, यानी अंगूठे और शहादत की उंगली से। उसे सिखाया गया था कि सड़क पार करते वक्त बाईं जानिब देखे, दाईं नहीं, और उसे कभी इज़ाबेल से खुद से रुजू नहीं करना था जब तक कि इज़ाबेल खुद ना आए। उसे कहा गया था कि ट्रेन में बहरा और गूंगा बनकर रहे पूरे सफर के दौरान और अखबार पढ़ता रहे। उसे अपना टिकट खुद खरीदना था और इज़ाबेल से अलग बैठना था। बाकी सबको भी ऐसा ही करना था। जब वो सेंट जॉन दे लूज में उतरेंगे तो फिजाई अफसरों को इज़ाबेल से काफी फासले पर चलना था। आनुक ने इज़ाबेल की तरफ देखा। तैयार हो? उसकी निगाह पूछ रही थी। इज़ाबेल ने आहिस्ता से सर हिलाया। कजिन एटियन पोइटिये में ट्रेन पर सवार होगा, चचा अमील रूफेक में और जां क्लॉड बोर्डो में। ये बाकी फिजाई अफसरन थे। वी, इज़ाबेल ने सर हिलाया। अब इज़ाबेल इन 4 फिजाई अफसरों के साथ सेंट जॉन दे लूज में उतरने वाली थी। 2 ब्रिटिश और 2 कनेडियन फिजाई अफसरों के साथ उसे पहाड़ों को पार करके स्पेन में दाखिल होना था। वहां पहुंचकर उसे एक तार भेजना था। नाइटिंगेल ने गीत गा लिया है का मतलब होता कामयाबी। उसने आनोक के दोनों गालों पर बोसा दिया, ओ रववा कहकर सरगोशी की और फिर तेजी से टिकट खिड़की की तरफ चल दी। सेंट जॉन दे लूज। उसने क्लर्क को पैसे दिए। टिकट लेकर वो प्लेटफॉर्म सी की तरफ बढ़ गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हालांकि उसका दिल चाहा। ट्रेन की सीटी बजी। इज़ाबेल सवार हुई और बाईं तरफ एक सीट पर बैठ गई। मजीद मुसाफिर अंदर आए और अपनी नशिस्तें संभालने लगे। कई जर्मन सिपाही भी ट्रेन में सवार हुए और इज़ाबेल के सामने वाली सीटों पर बैठ गए। मक्लीश सबसे आखिर में आया। वो बिना किसी नजर डाले इज़ाबेल के पास से गुजरा। उसके कंधे झुके हुए थे ताकि वो छोटा लगे। दरवाजे बंद होते ही वो डब्बे के दूसरे सिरे पर बैठ गया और फौरन अपना अखबार खोल लिया। ट्रेन की सीटी दोबारा बजी और दैवहीकल पहिए आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगे। डब्बा झटका खाकर बाएं और दाएं डोलने लगा, फिर धड़कदार आवाजों के साथ हमवार रफ्तार से चलने लगा। लोहे की पटरियों पर पहिए खड़खड़ाने लगे।
इजाबेल के सामने बैठे जर्मन सिपाही ने डब्बे में नजरें दौड़ाईं। उसकी नजर मैकलिश पर जा ठेली। उसने अपने साथी के कंधे पर हाथ मारा और दोनों उठने लगे। इजाबेल आगे को झुकी। बोंजूर, उसने मुस्कुराकर कहा। सिपाही फौरन वापस बैठ गए। बोंजूर मैडमुसेल, दोनों ने एक साथ कहा। आपकी फ्रांसीसी बहुत अच्छी है, उसने झूठ बोला। उसके बराबर में बैठी एक मोटी औरत जो किसानों के लिबास में थी, नाराजगी से खर्राटे की आवाज निकालकर बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फ्रांसीसी में। इजाबेल ने खुशदिली से हंसते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्हें कई घंटे इस डब्बे में सफर करना था। उसने सोचा, बेहतर होगा कि उनकी तवज्जो अपनी तरफ रखे। तूर, एक ने कहा। दूसरे ने ऑनजेन कहा। तो क्या आप वक्त गुजारने के लिए कोई ताश का खेल जानते हैं? मेरे पास एक पत्तों की गड्डी है। जी हाँ, कम उम्र सिपाही बोला। इजाबेल ने अपने हैंडबैग से ताश निकाली। वो नया हाथ बांट रही थी और हंस रही थी जब अगला फिजाई अफसर ट्रेन में सवार हुआ और जर्मन सिपाहियों के सामने से गुजरा। कुछ देर बाद जब कंडक्टर आया तो इजाबेल ने अपना टिकट उसे दे दिया। उसने टिकट लेकर आगे बढ़ गया। जब वो मैकलिश के पास पहुंचा तो उसने हिदायत के मुताबिक अमल किया, टिकट दिया और पढ़ता रहा। दूसरे फिजाई अफसर ने भी यही किया। इजाबेल ने सुकून का सांस लिया और अपनी नशिस्त से टेक लगा ली। इजाबेल और चारों फिजाई अफसर बखैरियत सेंट जान द लूज पहुंच गए। 2 बार वो अलग अलग जाहिर है जर्मन चेकपोस्ट से गुजरे थे। पहरे पर मौजूद सिपाहियों ने जाली कागजात पर मुश्किल से नजर डाली और दानके शून कहकर आगे बढ़ गए। वो किसी गिरने वाले फिजाई अफसर की तलाश में नहीं थे और शायद इतने दलेर मंसूबे का तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब इजाबेल और वो मर्द पहाड़ों के करीब पहुंच गए थे। पहाड़ों के दामन में वो एक छोटे से पार्क में गई जो दरिया के किनारे वाक़ था, और पानी के सामने एक बेंच पर बैठ गई। फिजाई अफसर तयशुदा मंसूबे के मुताबिक एक एक करके पहुंचने लगे। मैकलिश सबसे पहले आया। वो उसके साथ आकर बैठ गया। बाकी भी ऐसी जगहों पर बैठे जहां वो सुन सकते थे। तुम्हारे पास अपने निशान हैं? उसने पूछा। मैकलिश ने अपनी कमीज की जेब से एक पर्चा निकाला जिस पर लिखा था, गूंगा और बहरा, मेरी माँ लेने आ रही है। दूसरे फिजाई अफसरों ने भी ऐसा ही किया। अगर कोई जर्मन सिपाही तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे अपने कागजात और ये पर्चा दिखाना, कोई बात मत करना। और मैं बेवकूफ बनूंगा, जो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, मैकलिश ने हंसते हुए कहा। इजाबेल के चेहरे पर मुस्कान न आई। वो बहुत बेचैन थी। उसने अपना कैनवस का बैग उतारकर मैकलिश को थमा दिया। इसमें चंद जरूरी चीजें थी। शराब की एक बोतल, 3 मोटी सुअर की सॉसेजेस, मोटे ऊनी मजों के 2 जोड़े और कुछ सेब। यूरुगने में जहां जगह मिले बैठ जाना, मगर साथ मत बैठना, सर झुकाए रखना और किताब पढ़ने का बहाना करना। जब तक मैं ना कहूं, अरे तुम यहाँ हो कजिन, हम तो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, सर मत उठाना, समझे? सबने सर हिलाया। अगर मैं सुबह तक वापस ना आई तो अलग अलग पांव रवाना हो जाना और उस होटल चले जाना जिसका मैंने जिक्र किया था। वहां एक खातून एलियाने तुम्हारी मदद करेगी। एहतियात से रहना, मैकलिश ने कहा। गहरा सांस लेकर उसने सबको पीछे छोड़ा और मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी। 1 मील या कुछ फासले पर जब रात का अंधेरा फैलने लगा, वो एक बोसीदा पुल पार कर गई। सड़क मिट्टी की हो गई और एक तंगरी सी पगडंडी में तब्दील हो गई जो सरसब्ज पहाड़ियों की तरफ ऊपर और ऊपर चढ़ती जा रही थी। चांदनी उसकी मदद को आई जो सैकड़ों छोटे सफेद नुक्तों को चमका रही थी। बकरियां। इतनी ऊंचाई पर कोई झोपड़ी या मकान नहीं था, सिर्फ जानवरों के लिए बने छोटे छोटे शेड थे। आखिरकार वो उसे नजर आया। 2 मंजिला, आधी लकड़ी से बना हुआ एक मकान जिसकी छत सुर्ख थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके वालिद ने बयान किया था। हैरत की बात नहीं कि वो मैडम बाबीनू से राब्ता न कर सके थे। ये झोंपड़ी तो जैसे जानबूझकर लोगों को दूर रखने के लिए बनाई गई थी, जैसे कि उस तक पहुंचने वाला रास्ता भी। बकरियां उसकी आमद पर मिमियाई और एक दूसरे से टकरा गईं। खिड़कियों पर बेतरतीब स्याह कपड़े टांके गए थे जिनके पीछे से रोशनी झलक रही थी और चिमनी से धुआं खुशदिली से निकल रहा था, हवा में महक बखेरता हुआ। उसके दस्तक देने पर भारी लकड़ी का दरवाजा इतना खुला कि सिर्फ एक आंख और एक मुंह नजर आया जो एक सुरमाई दाढ़ी में तकरीबन छुपा हुआ था। बॉसवाग, इजाबेला ने कहा। उसने पुरानी आदत के तहत एक लम्हा इंतजार किया कि शायद बूढ़ा जवाब दे, मगर वो खामोश रहा। मैं मैडम बाबीनो से मिलने आई हूँ। क्यों? उस आदमी ने पूछा। जूलियन रुसिनॉल ने भेजा है। बूढ़े ने दांतों और जबान के दरमियान एक आवाज निकाली, फिर दरवाजा खोल दिया।
अंदर दाखिल होते ही इजाबेला ने जो पहला मंजर देखा वो एक देगची में खिचड़ी या स्टू था, जो एक बड़ी सी चिमनी के अंदर एक लोहे के हुक से हटकी हुई थी। एक औरत कमरे के पिछले हिस्से में एक बड़े पुराने और खराश ज़दा मेज के पीछे बैठी थी। इजाबेला को पहले तो लगा जैसे वो कोयले जैसे रंग के चीथड़ों में लिपटी हो, लेकिन जब बूढ़े ने तेल वाला चिराग जलाया तो नजर आया कि वो मर्दों जैसे खुरदरे कपड़ों में मलबूस थी। लिनन की कमीज, चमड़े की डोरी से बंद गला और खुरदरे निकर। उसके बाल लोहे की बुराद की तरह थे और वो सिगरेट पी रही थी। फिर भी इजाबेला उसे पहचान गई। हालांकि 15 साल गुजर चुके थे। उसे याद आया वो साहिल समंदर पर बैठना, औरतों की हंसी सुनना और मैडम बाबिनो का कहना, ये खूबसूरत बच्ची तुम्हें बहुत परेशान करेगी माडलीन, एक दिन लड़के इसके पीछे दीवाने होंगे। और ममान का कहना, ये तो इतनी समझदार है कि लड़कों के लिए अपनी जिंदगी जाया नहीं करेगी, है ना मेरी इजाबेला? तुम्हारे जूते मिट्टी में लथड़े हुए हैं। मैं सेंट जॉन दे लूज के ट्रेन स्टेशन से पैदल आई हूँ। दिलचस्प। उस औरत ने अपने बूट से सामने वाली कुर्सी को धक्का दिया। मैं मिशेलीन बाबिनो हूँ, बैठो। मुझे मालूम है आप कौन हैं, इजाबेला ने कहा। उसने मजीद कुछ न कहा। उन दिनों मालूमात देना खतरनाक था। वाकई? मैं जूलियट जर्वेस हूँ। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? इजाबेला ने बूढ़े आदमी की तरफ घबरा कर देखा, जो उसे मशकूक नजरों से घूर रहा था। उसे उस पर पीठ करना पसंद न था, मगर कोई चारा न था। वो कुर्सी पर बैठ गई। सिगरेट चाहिए? गोलोवास ब्लू है। 3 फ्रैंक और एक बकरी देनी पड़ी, मगर कीमत ठीक थी। उस औरत ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और खुशबूदार नीला धुआं खारिज किया। मुझे तुमसे क्या लेना देना? जूलियन रोसेनॉल कहते हैं आप पर भरोसा किया जा सकता है। उस औरत ने सिगरेट का एक और कश लिया और उसे अपने जूते के तलवे पर बुझा दिया। फिर उसका बचा हुआ हिस्सा अपने सीने की जेब में डाल लिया। उन्होंने कहा कि आप उनकी बीवी की करीबी दोस्त थीं। आप उनकी बड़ी बेटी की गॉड मदर हैं। वो आपके सबसे छोटे बेटे के गॉडफादर हैं। थीं। जर्मनों ने मेरे दोनों बेटों को महाज पर मार दिया और मेरे शोहर को पिछली जंग में। उन्होंने हाल ही में आपको खत लिखे हैं। आजकल पोस्ट कुछ नहीं है। वो क्या चाहता है? यही लम्हा था सबसे बड़ी कमजोरी इस मंसूबे की। अगर मैडम बाबिनो मुखबिर निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इजाबेला ने ये लम्हा 1000 बार सोचा था, हर वक्फे को जहन में रखा था। अल्फाज चुने थे कि कैसे बात कहे ताकि खुद को महफूज रख सके। अब उसे उस सारी मंसूबाबंदी की हमाकत का एहसास हुआ। ये सब बेकार था। उसे बस आगे बढ़ना था। मैंने अर्गन में 4 गिराए हुए पायलट छुपाए हैं। मैं उन्हें स्पेन के ब्रिटिश कॉन्सुलेट तक पहुंचाना चाहती हूँ। उम्मीद है बरतानिया उन्हें इंग्लैंड वापस भेज सकें ताकि वो दोबारा जर्मनी पर बम गिराएं। खामोशी छा गई। इजाबेला को अपनी धड़कन की आवाज, घड़ी की टिक टिक और दूर से किसी बकरी की आवाज सुनाई दी। फिर मैडम बाबिनो ने आखिरकार बहुत धीमी आवाज में कहा, और मुझे एक बास्क लीडर चाहिए जो मुझे पेरेनीस पहाड़ों के पार ले जाए। जूलियन ने सोचा कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। इसके पहने हुए कपड़े मौसम के लिहाज से खासे पतले थे और इतनी ज्यादा पैबंद लगे थे कि सही सालिम जगह कम थीं। उसने इजाबेला को बास्क इलाके के जूते दिए, एस्पाड्रिल्स, जिनके तले रस्सी से बने हुए थे और जिन्हें हमवार रास्तों पर चलने के लिए मौजू समझा जाता था। इस सफर के लिए मौसम कैसा है एडवार्डो? मैडम बाबिनो ने पूछा। सर्दी आ रही है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसने अपना पुराना बोरा कंधे से उतारकर जमीन पर पटक दिया। मर्दों से कहा, ये एस्पाद्रील्स हैं, ये तुम्हारी मदद करेंगे। अपने लिए मौजूद जोड़ा चुन लो। अजाबेल उसके साथ खड़ी होकर मर्दों के लिए तर्जुमा करने लगी। मर्द आगे बढ़े और बोरे के गिर्द बैठकर जूते निकालने लगे। उन्हें आपस में बांटने लगे। कोई भी मेरे पाँव में नहीं आ रहा है, मैकलिश ने कहा। जो हो सके करो, मैडम बाबिनो ने कहा। अफसोस हम कोई जूतों की दुकान तो नहीं है। जब मर्दों ने अपने फ्लाइट बूट उतारकर चलने वाले जूते पहन लिए तो एडवार्डो ने उन्हें एक कतार में खड़ा किया। उसने हर एक का बगौर जायजा लिया, उनके कपड़ों और छोटे बस्तों को देखा। अपनी जेबों से सब कुछ निकालकर यहीं छोड़ दो। हस्पानवी तुम्हें किसी भी चीज पर गिरफ्तार कर लेंगे, और तुम जर्मनों से बचकर भी अगर हस्पानवी कैद में जा गिरे तो क्या फायदा। उसने हर एक को बकरी की खाल से बना शराब का बूटा बैग और एक एक लकड़ी दी जो उसने काईजदा शाखों से बनाई थी। जब वो फारिग हो चुका तो उसने हर एक की पीठ पर इतने जोर से थपकी दी कि वो आगे लड़खड़ा गए। खामोशी, एडवार्डो ने कहा, हमेशा। वो झोंपड़ी से बाहर निकले और बकरियों के चरागा के नाहमवार जमीन पर आ गए। आसमान पर नीला सा मध्यम चांद रोशन था। रात हमारी हिफाजत है, एडवार्डो ने कहा। रात, तेजी और खामोशी। उसने मुड़कर एक हाथ उठाया और सबको रोक दिया। जूलियट कतार के आखिर में होगी, मैं सबसे आगे। जब मैं चलूं तुम चलो, सब एक कतार में। कोई बात नहीं, जरा भी नहीं। तुम्हें सर्दी लगेगी, हड्डियों में उतरती सर्दी, और भूख भी।
और बहुत जल्द थकन भी, मगर चलते रहना। एडवार्डो ने पीठ मोड़ी और पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। इजाबेल को सर्दी फौरन महसूस हुई। उसने उसके गालों को काटा और उसकी ऊनी कोट की सिलाइयों में से सरक कर अंदर घुस गई। उसने दस्ताने वाले हाथ से कॉलर को थामे रखा और घास से ढकी पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। रात के तकरीबन 3 बजे उनकी चाल एक बाकायदा चढ़ाई में बदल गई। जमीन और ज्यादा ढलवान हो गई, चांद बादलों में गुम हो गया और मुकम्मल अंधेरा छा गया। इजाबेल को मर्दों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो भारी होती जा रही थी। वो जानती थी कि वो सर्दी में ठिठर रहे हैं। उनमें से बहुतों के पास मुनासिब लिबास नहीं था और बहुतों के जूते भी फिट नहीं आ रहे थे। उनके कदमों के तले टहनियां टूटने लगी, पत्थर लुढ़कने लगे तो ढलान से नीचे जा गिरे और टिन की छत पर बारिश की तरह आवाज करते। भूख की पहली लहर ने इजाबेल के खाली पेट को मरोड़ दिया। बारिश होने लगी। वादी से एक तेज और झंझला देने वाली हवा आ गई, जो उनके चेहरों पर यख तेज बारिश बनकर चिमट गई। इजाबेल का जिस्म बेकाबू होकर कांपने लगा, सांसें फूलने लगी, मगर वो चढ़ती रही, ऊपर ऊपर और ऊपर, दरख्तों की आखिरी हद से भी ऊपर। आगे किसी ने चीख की आवाज निकाली और जोर से गिरा। इजाबेल देख न सकी कि कौन था। अंधेरा अब मुकम्मल तौर पर छा गया था। उसके आगे वाला आदमी रुका। इजाबेल उसकी पुश्त से टकराई। वो लड़खड़ाकर एक चट्टान से जा टकराया और गाली बकने लगा। रुको मत, मर्दों, इजाबेल ने आवाज में हौसला लाते हुए कहा। वो चढ़ते रहे यहाँ तक कि इजाबेल हर कदम पर हाँफने लगी, मगर एडवार्डो ने उन्हें रुकने नहीं दिया। वो सिर्फ इतनी देर को रुकता कि पीछे सब मौजूद हैं या नहीं, और फिर बकरी की तरह चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देता। इजाबेल की टांगें जलने लगी, दर्द से भर गई और एस्पाड्रिल्स पहनने के बावजूद उसके पांव पर छाले पड़ गए। हर कदम अजियत बन गया और सब्र का इम्तिहान। घंटों पर घंटे गुजर गए। इजाबेल इतनी हाँफने लगी कि पानी मांगने की भी हिम्मत न बची, मगर वो जानती थी कि एडवार्डो फिर भी न रुकता। उसे मैकलिश की आवाज सुनाई दी, जो हर बार फिसलने पर गाली देता और छालों की अजियत से कराहता। इजाबेल को अब रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो बस अंधेरे में चलती जा रही थी। उसकी पलकें बार बार बंद होने लगी। उसने हवा के रुख के खिलाफ अपने आप को झुकाया, अपने मफलर को नाक और मुंह पर चढ़ा लिया और चलती रही। उसकी फूली हुई सांसें मफलर को गर्म करती गईं और मफलर भी भीगकर फिर बर्फ बन गया, ठोस बर्फीली तहों की सूरत। यहाँ, एडवर्ड की गूंजती हुई आवाज अंधेरे में उस तक पहुंची। वो पहाड़ पर इतना ऊंचा चढ़ गए थे कि अब जर्मन या हस्पानवी गश्तियों का कोई इम्कान न था। यहाँ उनकी जिंदगियों का असल खतरा मौसम से था। इजाबेल धराम से जमीन पर गिरी, एक पत्थर से टकराकर इतनी जोर से लगी कि चीख निकल गई, मगर वो इतनी थकी हुई थी कि परवाह भी न की। मैकलिश उसके बराबर में गिरा, हाँपते हुए बोला, खुदा की पनाह, और आगे की तरफ झुकता चला गया। इजाबेल ने उसका बाजू थामा, उसे संभाला जब वो नीचे लुढ़कने लगा। उसके फौरन बाद मुख्तलिफ आवाजों का शोर सुनाई दिया। खुदा का शुक्र है, आखिरकार। और फिर धड़ाम धड़ाम की आवाजें आईं। वो सब एक साथ जमीन पर गिर गए, जैसे उनकी टांगों में मजीद सख्त न रही। ये जगह नहीं, एडवर्ड ने कहा। बकरी बांड की झोंपड़ी उधर। इजाबेल लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। कतार के पिछले हिस्से में वो खड़ी कांपती रही, अपने बाजू सीने पर लपेटे जैसे वो जिस्म में हरारत बंद कर सके, मगर कोई हरारत न थी। वो खुद को एक बर्फ के टुकड़े के मानन महसूस कर रही थी, नाजुक और मुंजमिद। उसका दिमाग गनूदगी से लड़ रहा था, जो पूरी तरह उस पर काबिज होना चाहता था। उसे बार बार अपना सर झटकना पड़ रहा था ताकि होश कायम रख सके। उसने कदमों की आहट सुनी, जान गया कि एडवार्डो अंधेरे में उसके करीब खड़ा है। दोनों के चेहरों पर बर्फीली बारिश बरस रही है। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैं तो जम चुकी हूं और मुझे अपने पांव देखने से डर लग रहा है। छाले? रात के खाने की प्लेट जितने बड़े हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जूते बारिश से भीगे हुए हैं या खून के बुलबुले मवाद से। उसने आंखों में आंसू महसूस किए, जो फौरन जमकर पलकों को आपस में चिपका दिए। एडवार्डो ने उसका हाथ थामा और बकरी बांध की झोपड़ी में ले गया, जहां उसने आग जलाई। उसके बालों में जमी बर्फ पानी बनकर जमीन पर टपकने लगी और उसके कदमों में छोटा सा जौहर बन गया। उसने देखा कि मर्द वहीं गिर पड़े जहां खड़े थे, लकड़ी की खुरदरी दीवारों से टेक लगाते हुए अपने बैग गोद में रखकर खाने की तलाश करने लगे। मैकलिश ने उसे हाथ से बुलाया। इजाबेल मर्दों के दरमियान से गुजरकर मैकलिश के पास जा बैठी, खामोशी से। इर्द गिर्द मर्दों के चबाने, डकार लेने और आहें भरने की आवाजों में उसने अपने साथ लाया हुआ पनीर और सेब खाया। उसे अंदाजा ही न हुआ कि कब नींद आ गई। एक लम्हा वो जाग रही थी, पहाड़ पर रात का खाना खा रही थी, और अगले ही लम्हे एडवार्डो दोबारा सबको जगा रहा था। झोपड़ी की गंदी खिड़की के पार धुंधला सा उजाला नजर आ रहा था। वो पूरा दिन सो चुके थे और शाम में जागे थे। एडवार्डो ने दोबारा आग जलाई, झूठ मूठ की कॉफी का एक बर्तन बनाया और सबको बांटी। नाश्ता बासी रोटी और सख्त पनीर पर मुश्तमिल था। अच्छा तो था, मगर कल की तेज भूख मिटाने के लिए नाकाफी।
एडवार्डो तेज कदमों से चढ़ाई चढ़ने लगा, फिसलती हुई बर्फ से ढकी हुई पगडंडी पर ऐसे चला जैसे पहाड़ी बकरी हो। इजाबेल सबसे आखिर में झोपड़ी से निकली। उसने ऊपर पगडंडी की तरफ देखा। बादल चोटियों को ढांपे हुए थे और बर्फ की गिरते गालों ने सारी दुनिया को इस कद्र खामोश कर दिया था कि सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। मर्द उसके सामने गायब होते जा रहे थे, सफेदी में छोटे स्याह नुक्ते बनकर। वो भी बर्फ में चलती गई, सामने वाले आदमी के पीछे जो उसे नजर आ रहा था। एडवार्डो की रफ्तार बेरहमाना थी। वो बगैर रुके चढ़ता जा रहा था, जैसे इस जहरीले जलाते हुए सर्द मौसम का उसे कोई असर न हो। हर सांस फेफड़ों में आग बनकर फटता था। इजाबेल हाँफती रही, आगे बढ़ती रही, मर्दों का हौसला बढ़ाती, उन्हें छेड़ती, थपकी देती। जब दोबारा अंधेरा छा गया, उसने हिम्मत और बढ़ा दी ताकि सबका हौसला बरकरार रख सके। अगरचे वो खुद थकन से मतली का शिकार थी और प्यास से बेहाल, फिर भी चलती रही। अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे से चंद कदम दूर हो जाता तो वो हमेशा के लिए इस बर्फानी अंधेरे में खो सकता था। रास्ते से हटना मौत के मुतरादिफ था। वो पूरी रात लड़खड़ाती रही। अचानक कोई उसके सामने गिरा, एक दर्द भरी आवाज निकली। वो आगे बढ़ी, देखा कि एक कनेडियन पायलट घुटनों के बल बैठा था, सख्त सांस ले रहा था, उसकी मूंछें जम चुकी थी। मेरी हिम्मत खत्म हो गई डार्लिंग, वो बोला मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। इजाबेल उसके बराबर में बैठ गई और फौरन उसका जिस्म सर्द हो गया। तुम्हारा नाम टेडी है ना? तुमने पकड़ लिया। देखो अब मुझसे नहीं चला जाएगा, तुम आगे चली जाओ। तुम्हारी बीवी है टेडी, या कोई लड़की कनाडा में इंतजार कर रही है? वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी सांस की घबराहट से जान गई कि सवाल ने असर किया। ये तो ठीक न हुआ डार्लिंग, जिंदगी और मौत में कुछ भी मुनसिफाना नहीं होता टेडी। उसका नाम क्या है? एलिस। एलिस के लिए खड़े हो जाओ टेडी। उसने महसूस किया कि वो वजन बदल रहा है, अपने पैरों पर दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। इजाबेल ने अपने जिस्म को उसके साथ लगा दिया ताकि वो उस पर सहारा लेकर खड़ा हो सके। चलो फिर, वो बोला, सख्ती से कांपता हुआ। उसने उसे जाने दिया और उसके पैरों की चाप सुनकर अंदाजा लगा लिया कि वो आगे बढ़ चुका है। इजाबेल ने गहरा सांस लिया और कपकपाते हुए खामोशी से खड़ी रही। भूख उसके पेट में चुभने लगी। उसने खुश्क हलक से निगला और दिल ही दिल में ख्वाहिश की कि काश वो लोग एक लम्हे के लिए रुक जाएं, मगर उसने अपने आप को बाकी मर्दों की सिमत मोड़ा और चलती रही। उसका जहन फिर से धुंधाने लगा था, ख्यालात बिखर रहे थे। वो सिर्फ एक कदम, फिर दूसरा, फिर एक और कदम के बारे में सोच सकती थी। किसी वक्त करीबे शहर बर्फ बारिश में बदल गई और उनके ऊनी कोट पानी में भीगकर गोया वजनी चट्टान बन गए। जब वो उतराई पर चलने लगे तो इजाबेल को कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ, सिर्फ इतना कि मर्द फिसलने लगे, गीली चट्टानों पर लुढ़कने लगे और खतरनाक पहाड़ी ढलान पर गिरने लगे। उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था, वो सिर्फ गिरते हुए देख सकती थी और जब वो घिसटते हुए थम जाते तो उन्हें उठने में मदद देती। हद निगाह इतनी कम हो चुकी थी कि वो हर लम्हे इस खौफ में मुब्तला थे कि कहीं सामने वाला शख्स नजरों से ओझल न हो जाए और वो रास्ते से फिसलकर मौत के मुंह में न गिर जाए। सुबह के वक्त एडवार्डो एक स्याह खुली हुई गार की तरफ इशारा करते हुए रुक गया, जो पहाड़ के किनारे में छिपी हुई थी। मर्द अंदर जमा होने लगे, बैठते हुए जोर जोर से सांस लेने लगे और अपने थके हुए पैर सीधे कर लिए। इजाबेल ने उन्हें अपने थैले खोलते हुए सुना। जो कुछ खाने पीने का बचा कुचा सामान था, उसे टटोलने लगे। गार के किसी अंधेरे कोने में कोई जानवर चल रहा था, उसके पंजों की खचखच जमीन पर हल्के से गूंज रही थी। इजाबेल भी अंदर दाखिल हुई। गार के कीचड़मय और पथरीले अंदरूनी हिस्से से जड़ें नीचे लटक रही थी। एडवार्डो घुटने टेक कर बैठ गया और उसने सुबह के वक्त चुने गए मौस के टुकड़ों से आग जलाई जो उसने अपने कमरबंद में रखे हुए थे। खाओ और सो जाओ, उसने कहा जब शोले भड़क उठे। उसने बकरी की खाल की बोता उठाई, एक गहरा घूंट भरा और गार से बाहर निकल आया। गीली लकड़ी की चटक चटक और चटाख गोया बंदूक की गोलियों की तरह गार में गूंजने लगी, मगर इजाबेल और बाकी मर्द इतने थके हुए थे कि किसी के बदन में जुम्बिश तक न हुई। इजाबेल मैकलिश के पास बैठ गई और थकन से उसके कंधे पर टेक लगा ली। तुम वाकई एक अजूबा हो, उसने धीमी आवाज में कहा। अक्सर कहा जाता है कि मैं अक्लमंदी के फैसले नहीं करती, शायद ये बात सच साबित हो रही है। वो कांप उठी। ये सर्दी थी या थकन, उसे खुद भी इल्म न था। बेवकूफ लेकिन दलेर, उसने मुस्कुराकर कहा। इजाबेल उस मुकालमे की शुक्रगुजार हुई। बस वो ही हूं मैं। मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया मेरी जान बचाने के लिए। अभी मैंने तुम्हें बचाया नहीं टॉरेंस। मुझे टोरी कहो, मेरे सब दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। उसने कुछ और कहा, शायद इप्सविच में इंतजार करती किसी लड़की के बारे में, लेकिन इजाबेल इतनी थकी हुई थी कि कुछ सुन न सकी। जब वो जागी तो बारिश हो रही थी।
क्या मुसीबत है, बाहर तो जैसे आसमान ही फट गया हो। एक आदमी बोला। एडवार्डो गार के बाहर खड़ा था। उसकी मजबूत टांगें फासले पर जमी थी, चेहरे और बालों पर बारिश बरस रही थी, मगर वो जैसे उसे महसूस ही न कर रहा हो। उसके पीछे मुकम्मल अंधेरा था। हवाबाजों ने अपने बैग खोले। अब किसी को कुछ बताने की जरूरत न थी। सब जान चुके थे कि जब मौका मिले तो पहले पानी पियो, फिर कुछ खाओ और सो जाओ, और जब जगाया जाए तो खाओ, पानी पियो और उठ जाओ, चाहे कितना ही दुख हो। जब वो खड़े हुए तो हर तरफ से कराहों की आवाज उभरी। कुछ ने गालियां दी। बारिश भरी बेचांद रात थी, मुकम्मल अंधेरा। वो पहाड़ पार कर चुके थे। पिछली रात वो 1000 मीटर बुलंद पहाड़ उबूर कर चुके थे और अब दूसरी तरफ आधा सफर तय कर चुके थे, मगर मौसम बिगड़ता जा रहा था। जब इजाबेल गार से निकली, गीली शाखें उसके चेहरे से टकराईं। उसने दस्ताने पहने हाथ से उन्हें परे किया और आगे बढ़ती गई। उसकी छड़ी हर कदम पर जमीन पर टकराती। बारिश ने चट्टानों को बर्फ की तरह फिसलवा बना दिया था और किनारों से पानी के नाले बहने लगे थे। वो सामने चलते मर्दों की कराहने की आवाजें सुनती रही। वो अपने छालों वाले सूजे हुए पैरों पर घसटती चली गई। एडवार्डो की रफ्तार इंतहाई तेज थी। उसके आगे कुछ नहीं रुकता था और बाकी सब मर्द उसे पकड़ने की कोशिश में हाँपते रहे। देखो, किसी ने कहा। दूर, बहुत दूर रोशनियों की झलक थी, जैसे अंधेरे में जाला बुना गया हो, सफेद नुक्ते फैले हुए। स्पेन, एडवार्डो ने कहा। ये मंजर सबके लिए हौसला अफजा साबित हुआ। वो चलते रहे। उनकी झड़ियां जमीन पर टिक टिक करती रहीं। उनके कदम मजबूती से पड़ने लगे क्योंकि जमीन आहिस्ता आहिस्ता हमवार होती जा रही थी। कितने घंटे यूं गुजर गए? 5, 6, उसे खबर न थी। इतने जरूर गुजर गए कि उसकी टांगें दर्द से ठनकने लगी और उसकी कमर की गहराई में मुस्तकिल तकलीफ जागुजी हो गई। वो मुसलसल बारिश को थूकता आंखों से पहुंचता जा रहा था और पेट की खालीपन एक पागल जानवर की तरह चिंघाड़ रहा था। रोशनी की हल्की सी झलक नमूदार होने लगी थी। उफक पर हल्की सी लेवेंडर रोशनी नमूदार हुई, फिर गुलाबी, फिर जर्द रंग, जब वो पगडंडी पर जिगजैग अंदाज में नीचे उतरती गई। उसके पांव इतने दुख रहे थे कि वो तकलीफ से चीखने से बचने के लिए दांत भींचने लगी। चौथी रात के अंधेरे तक इजाबेल वक्त और मकान का सारा एहसास खो चुकी थी। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है और ये अजियत कब तक जारी रहेगी। उसके ख्यालात बस एक सादी सी इल्तिजा में बदल गए थे जो उसके तकलीफदे कदमों के साथ साथ दोहराई जा रही थी। कौंसुल खाना, कौंसुल खाना, कौंसुल खाना। रुको, एडवार्डो ने कहा और अपना हाथ उठा दिया। इजाबेल लड़खड़ाकर मैकिनिश से जा टकराई। उसके गाल सर्दी से सुर्ख थे, होंठ फटे हुए और सांसें बेतरतीब। ज्यादा दूर नहीं, एक धुंधले सब्ज पहाड़ी दामन के पार उसने हल्के सब्ज यूनिफॉर्म में मलबूस सिपाहियों की एक गश्त देखी। उसका पहला ख्याल आया, हम स्पेन में हैं। और फिर एडवार्डो ने उसे और मैक्लेश को पेड़ों के एक झुंड के पीछे धकेल दिया। वो काफी देर तक छुपे रहे, फिर दोबारा सफर शुरू किया। कई घंटे बाद उसने पानी के बहाव की गरज सुनी। जैसे जैसे वो दरिया के करीब आए, आवाज ने बाकी सब कुछ दबा दिया। आखिरकार एडवार्डो रुका और मर्दों को करीब बुलाया। वो कीचड़ में खड़ा था। उसके एस्पेड्रिल जूते कीचड़ में डूब रहे थे। उसके पीछे सुरमई ग्रेनाइट की चट्टानें थी जिन पर जिद्दी पेड़ कशिशे सकल के उसूलों को चैलेंज करते हुए उगे थे। झाड़ियां सुरमई पत्थरों के गिर्द गाय के सींगों की तरह उभरी हुई थीं। हम शाम होने तक यहीं छुपेंगे, एडवार्डो ने कहा। इस चट्टान के पार बेदासुआ दरिया है। दरिया के दूसरे किनारे पर स्पेन है। हम करीब हैं, मगर सिर्फ करीब होना काफी नहीं। दरिया और तुम्हारी आजादी के दरमियान कुत्ते लिए गश्त करती गार्ड टीमें हैं। वो किसी भी हरकत पर गोली चला देंगे। हिलना मत। इजाबेल ने देखा कि एडवार्डो ग्रुप से दूर जा रहा है। जब वो चला गया तो इजाबेल और बाकी मर्द बड़े पत्थरों के पीछे और गिरे हुए दरख्तों की आड़ में दबक गए। घंटों तक बारिश उन्हें भिगोती रही और कीचड़ को दलदल में बदल दिया। वो कांपती रही, अपने घुटने सीने से लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। अविश्वसनीय रूप से वो गहरी और थकान भरी नींद में चली गई, जो बहुत जल्दी खत्म हुई। आधी रात को एडवार्डो ने उसे जगाया। इजाबेल की आंख खुली तो सबसे पहले उसने महसूस किया कि बारिश रुक गई है। ऊपर आसमान सितारों से जगमगा रहा था। वो बमुश्किल खड़ी हुई और फौरन दर्द से कराही। वो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकती थी कि हवाबाजों के पांव कितने जख्मी होंगे। उसे तो कम से कम मोजे सही साइज के मिले थे। रात की आड़ में वो दोबारा रवाना हुए। उनके कदमों की आवाज दरिया की गरज में दब गई। फिर वो वहां पहुंच गए, एक अजीम गहरी घाटी के किनारे दरख्तों में खड़े। नीचे बहुत दूर पानी जोर से टकराता, घूमता
और गरजता रहा, चट्टानों के किनारे से छींटे मारता हुआ। एडवार्डो ने सबको इकट्ठा किया। हम दरिया अबूर नहीं कर सकते। बारिश ने उसे एक देव बना दिया है जो हम सबको निगल जाएगा। मेरे पीछे आओ। वो दरिया के साथ साथ 1-2 मील चले, फिर एडवार्डो दोबारा रुका। उसे एक चरचराहट सुनाई दी, जैसे कश्ती की रस्सी किसी उठती लहर से खिंच रही हो, और कभी कभार कुछ टकराने की आवाज। शुरू में कुछ नजर नहीं आया, फिर दरिया के मुखालिफ किनारे पर रोशन सफेद सर्चलाइट्स चमकी और उनके रोशनी में एक खस्ताहाल मुअल्लक पुल नजर आया जो इस तरफ के घाटी को दूसरी तरफ के किनारे से जोड़ता था। करीब ही एक स्पेनिश चौकी थी जहां मुहाफिज आगे पीछे गश्त कर रहे थे। खुदा की कसम, एक हवाबाज ने कहा। लानत हो, दूसरे ने बड़बड़ाया। इजाबेल मर्दों के साथ एक झाड़ी के पीछे दबक गई, जहां वो सर्चलाइट्स को दरिया पर हरकत करते हुए देखते रहे। सुबह के 2 बजे के बाद एडवार्डो ने आखिरकार सर हिलाया। घाटी के दूसरी तरफ कोई हरकत नहीं थी। अगर उनकी किस्मत साथ देती या अगर जरा भी बची थी तो चौकी के पहरेदार सोए हुए होंगे। चलो, एडवार्डो ने सरगोशी की और सबको खड़ा किया। उसने उन्हें पुल के आगाज तक ले गया, एक झूलता हुआ झूला जिसके किनारे रस्सियों से बने हुए थे और फर्श लकड़ी के तख्तों से जिनके बीचों बीच दरिया की झलक नजर आती थी। कई तख्ते गायब थे। पुल हवा में दाएं बाएं हिल रहा था और चरचराहट की आवाजें निकाल रहा था। इजाबेल ने मर्दों की तरफ देखा, जिनमें से अक्सर के चेहरे खौफ से सफेद पड़ चुके थे। एक एक कदम लेकर आगे बढ़ो, एडवार्डो ने कहा। तख्ते कमजोर नजर आते हैं मगर तुम्हारा वजन बर्दाश्त कर लेंगे। तुम्हारे पास अबूर करने के लिए 60 सेकंड है। ये सर्च लाइट्स के दरमियान का वक्फा है। जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचो, घुटनों के बल झुककर चौकी की खिड़की के नीचे रेंगते हुए निकल जाओ। तुम पहले भी ये कर चुके हो ना? टेडी ने पूछा। उसकी आवाज पहले पर लरज गई। कई बार टेडी, इजाबेल ने झूठ बोला। और अगर एक लड़की ये कर सकती है तो तुम जैसे ताकतवर पायलट के लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? वो बोला। बिल्कुल, तुम्हारी बात पक्की। इजाबेल ने एडवार्डो को पार जाते देखा। जब वो दूसरी तरफ पहुंच गया तो उसने फिजाई फौज के मर्दों को अपने पास बुलाया। एक एक करके 60 सेकंड के वक्फे से उसने उन्हें रस्सी के पुल पर चढ़ने दिया और तब तक सांस रोके मुट्ठी बंद खड़ी रही, जब तक हर एक आदमी बखैर व आफियत मुखालिफ किनारे तक न पहुंच गया। आखिरकार उसकी बारी आई। उसने गीली हुड अपने सर से हटाई और इंतजार करने लगी कि रोशनी उस पर पड़ने के बजाय आगे गुजर जाए। पुल कमजोर और नापायदार लग रहा था, मगर उसने सब मर्दों का वजन सहा था तो वो उसका भी सह लेगा। उसने रस्सियों को मजबूती से थामा और पहला तख्ता पार किया। पुल उसके गिर्द झूलने लगा, दाएं बाएं झुकता रहा। उसने नीचे झांका तो सफेद बफरी हुई लहरें 100 फीट नीचे दहाड़ती दिखाई दी। उसने दांत भींचे और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती गई, तख्ते दर तख्ते पार करती, यहाँ तक कि वो दूसरे किनारे पर जा पहुंची, जहां वो फौरन घुटनों के बल गिर पड़ी। सर्च लाइट उसके ऊपर से गुजर गई। वो रेंगती हुई ऊपर की तरफ चढ़ी और झाड़ियों में जा छिप गई, जहां फिजाई फौज के मर्द पहले से एडवार्डो के साथ दबके बैठे थे। एडवार्डो उन्हें एक छिपी हुई टेकरी पर ले गया और आखिरकार उन्हें सोने की इजाजत दी। जब सूरज निकला तो इजाबेल ने आंखें झपकाकर जागते हुए इधर उधर देखा। यहाँ तो उतना बुरा नहीं है, टोरी ने आहिस्ता से कहा। इजाबेल ने नीम ख्वाब आंखों से इधर उधर देखा। वो मिट्टी की एक सड़क से ऊंचे नाले में दरख्तों के झुंड के पीछे छिपे हुए थे। एडवार्डो ने उन्हें शराब दी। उसकी मुस्कान सूरज जितनी रोशन थी जो इजाबेल की आंखों में चमक रहा था। उसने सामने इशारा किया, जहां एक जवान लड़की साइकिल पर बैठी थी। उसके पीछे एक कस्बा सूरज की रोशनी में हाथी दांत की मानिंद चमक रहा था। यूं लगता था जैसे किसी बच्चों की तस्वीरी किताब से निकला हो, मीनारों, घंटा घड़ियों और चर्च के बुर्जों से मुज़य्यन। अल्मदूरा तुम्हें सैन सेबेस्टियन में कॉन्सुलेट ले जाएगी, स्पेन में खुशामदीद। मेर्सी, इजाबेल ने लड़की से कहा। दे नादा। इजाबेल ने सियाह चमकदार दरवाजे की तरफ देखा। चलो मर्दों, उसने कहा और पथरीली सीढ़ियां चढ़ गई। दरवाजे पर उसने जोर से 3 बार दस्तक दी, फिर घंटी बजाई। जब एक नफीस सियाह सूट में पहने शख्स ने दरवाजा खोला तो इजाबेल ने कहा, मैं ब्रिटिश कौंसिल से मिलने आई हूँ। क्या वो आपका इंतजार कर रहे हैं? नहीं मदमुजेल, कौंसिल बहुत मसरूफ। मैं पेरिस से 4 RAF पायलट लेकर आई हूँ। उस आदमी की आंखें हैरत से फटने को आईं। मकलीश आगे बढ़ा। लेफ्टिनेंट टॉरेंस मकलीश, RAF।
दूसरे मर्द भी यक के बाद दीगरे आगे बढ़े, कंधे से कंधा मिलाकर अपना तारुफ करवाया। दरवाजा खुल गया। कुछ ही मिनटों में इजाबेल खुद को एक सख्त चमड़े की कुर्सी पर बैठी हुई पाई और उसके सामने एक थका हुआ आदमी बड़ी मेज के पीछे बैठा था। फिजाई फौज के मर्द उसके पीछे अदब से खड़े थे। मैं आपके लिए पेरिस से 4 गिराए हुए पायलट लेकर आई हूँ, इजाबेल ने फख्र से कहा। हमने दक्षिण की तरफ ट्रेन ली, फिर पेरेनीज पहाड़ पैदल पार किए। पैदल? शायद पैदल सैर करना कहना ज्यादा मुनासिब होगा। तुमने फ्रांस से स्पेन तक पेरेनीज पहाड़ उबूर किए? वो अपनी कुर्सी में पीछे हट गया। चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मैं दोबारा भी कर सकती हूँ। RAF बमबारियों में इजाफा हो रहा है, इसलिए गिराए गए पायलट्स की तादाद भी बढ़ेगी। उन्हें बचाने के लिए हमें माली मदद दरकार है, कपड़ों, जाली कागजात और खुराक के लिए, और उन लोगों के लिए भी कुछ जो रास्ते में हमें पनाह देते हैं। तुम्हें MI9 से राब्ता करना चाहिए, मैकलिश ने कहा। वो जूलियट के ग्रुप की हर जरूरत पूरी करेंगे। वो आदमी सर हिलाते हुए बोला। एक लड़की पायलट्स को पेरेनीज के पार ले जा रही है। वाकई दुनिया हैरतों से खाली नहीं। मैकलिश ने इजाबेल की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वाकई एक हैरत जनाब, मैंने भी यही बात कही थी।